हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है इस सेशन में सीखेंगे शून्य कोटि का अभिक्रिया के बारे में। जैसे कि हम लोग पिछला सेशन में हम लोग सीखे हुए थे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होता है और अभिक्रिया की कोटि में जो वेग स्थिरांक उपस्थित होता है उसका इकाई हम लोग सीख चुके हैं। तो आज हम लोग जो है एकदम शून्य कोटि का अभिक्रिया जो है उनको डिटेल्स में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आपको टॉपिक दिखाई दे रहा होगा कि शून्य कोटि का अभिक्रिया, इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इंग्लिश में इसको बोल देंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आज हम लोग जो है संपूर्णतः इन्हीं के बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, यानी समीकरण निकाल के देखेंगे, और इनका अर्ध आयु क्या होता है वो ज्ञात करके हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो पहले हम लोग शून्य कोटि का अभिक्रिया कहेंगे किसको, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे इसको। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, शून्य कोटि का अभिक्रिया वह है शून्य कोटि का अभिक्रिया वह है जो अभिकारक के सांद्रता के घात शून्य के समानुपात होता है, समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब है शून्य कोटि का अभिक्रिया हम लोग उसको बोलेंगे कि जो अभिकारक के जो सांद्रता होता है उनके पावर यानी घात जो होगा वह शून्य का समानुपात होगा। यानी शून्य का मतलब हो गया जीरो होगा। यानी कहने का मतलब है कि हम पिछले क्लास में बताए थे आपको, या पिछले सेशन में बताए थे, वेग बराबर होता है के ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई, और यही और एक्स वाई को जब जोड़ते थे तो मेरा एन प्राप्त होता था, जो कि मेरा अभिक्रिया की कोटि था। और हम आपको यह भी समझाए थे कि अगर n बराबर आपका 1 है तो प्रथम कोटि का अभिक्रिया हो जाएगा, अगर n बराबर आपका 2 है तो द्वितीय कोटि का अभिक्रिया बन जाएगा, अगर n बराबर आपके पास 3 है तो इसको तृतीय कोटि का अभिक्रिया बोल देंगे, अगर n बराबर आपके पास 0 है तो यही शून्य कोटि का अभिक्रिया हो जाएगा, शून्य कोटि का अभिक्रिया हो जाएगा। तो ये सब हम पिछले सेशन में देख चुके हैं, सीख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके उन सेशन को देखिए, तब आपको ये सेशन आपको समझ में आएगी, ठीक ना। तो चलिए हम लोग जो है अब यहाँ से इसको आगे लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पे बोलता है कि शून्य कोटि का अभिक्रिया हम लोग उसी को बोलेंगे कि जो अभिकारक के सांद्रता के घातों का यानी पावर जो होगा वह शून्य के समानुपाती होता है। तो हम लोग मान लेते हैं ए बी, ना डायरेक्ट हम मान लेंगे इसको, वेग समानुपात हो जाएगा r टू द पावर 0 का। किसका हो जाएगा? r टू द पावर 0 का। और ये r क्या है? तो अभिकारक का सांद्रता है, अभिकारक का सांद्रता है। और ये शून्य क्या है? तो आपका यही n है, यानी अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि। तो अगर हम लोग फिर इसको आगे लेके चलें तो समानुपात को हटाते हैं तो हम लोग सब जानते हैं इसके जगह पे एक स्थिरांक को लेना होता है। तो हम लोग लेंगे के r टू द पावर हो जाएगा 0। तो यही शून्य कोटि का अभिक्रिया हम लोग इसको बोल देंगे। क्या बोल देंगे? शून्य कोटि का अभिक्रिया बोल देंगे, ठीक ना। तो अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे यहाँ से लेके चलते हैं। ले लिए, चलिए आगे यहाँ से अब हम लोग चलेंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि अगर सांद्रता के घातों का यानी पावर अगर 0 है तो इसका मतलब हो गया कि ये शून्य कोटि का अभिक्रिया जो है अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। तो उसको भी हम लोग बोलेंगे शून्य कोटि का अभिक्रिया। या इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं हम लोग,
अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो उसे शून्य कोटि का अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि का अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि जो अभिकारक के सांद्रता पे थोड़ा सा भी निर्भर नहीं करेगा उनको हम लोग बोल देंगे शून्य कोटि का अभिक्रिया। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1। तो यहाँ पे जो है जब इसका मान 1 हो जाएगा तो जो सांद्रता के ऊपर थोड़ा सा भी निर्भर नहीं करेगा तो उसको हम लोग बोल देंगे शून्य कोटि का अभिक्रिया। ठीक ना? तो हम लोग जो है थोड़ा सा याद कीजिए कि वेग के बारे में हम लोग एक औसत वेग पढ़े थे, एक तत्क्षणिक वेग पढ़े थे। तो अब तत्क्षणिक वेग का बात करेंगे। यहाँ पे वेग बराबर क्या होता है? dr/dt। अगर आप वीडियो ये वाला नहीं देखें या सेशन आप नहीं देख पाएँ तो आप जो है सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे वेग बराबर हो जाता है -dr/dt। और अभी शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए हम लोग वेग बराबर निकाले हैं kr⁻0। तो अब जो है इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए और इक्वेशन इसको 2 दे दीजिए। अब दोनों इक्वेशन को मिला दीजिए तो इधर भी वेग है, यहाँ भी वेग है। दोनों को मिलाएंगे तो लिख सकते हैं dr/dt। अब बराबर में हो जाएगा kr⁻0। हम लोग सब जानते हैं किसी भी चीज़ का यानी किसी भी संख्या का अगर घात 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे कि x के पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, अगर y के पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा, और z के पावर अगर 0 है तो इसका मतलब हो गया 1 होगा, या 2 के पावर 0 है तो इसका मतलब मान 1 होगा। ठीक ना? तो अब हम लोग जो है इसका मान 1 रख देंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कि -dr/dt अब बराबर हो जाएगा k, अब गुना कर दीजिए 1। तो अब हम लोग लिख सकते हैं d को अब लेके चल जाएंगे उधर तो लिख सकते हैं इसको dr अब बराबर हो जाएगा k dt। ये माइनस जो है माइनस को भी उधर लेके चले जाओ तो माइनस जब उधर चल जाएगा हो जाएगा dr अब बराबर हो जाएगा -k dt। यह इक्वेशन इसको आप 3 मान लीजिए, इक्वेशन 3। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। हम कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ हम लोग जो है पिछले सेशन में पढ़े हैं कि वेग बराबर होता है -dr/dt, वही फार्मूला को लिखे हैं। और जो आप शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग होगा वह क्या होगा? वेग बराबर kr⁻0, वही चीज़ को लिए और दोनों को मिला दिए हैं। मिलाने का मतलब ये भी वेग है, ये भी वेग है, तो इसका मान उठा के यहाँ पे रख दिए तो क्या हो जाएगा? -dr/dt बराबर kr⁻0। तो इसको लिखने के बाद हम लोग सब जानते हैं आज अगर किसी भी संख्या का पावर यानी घात 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। वही चीज़ किए। तो इसको करने के बाद सॉल्व करने के बाद dr बराबर -k dt आता है, जिसको इक्वेशन हम लोग 3 मान लिए। चलिए आगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि जो अभिक्रिया अभी प्रारंभ नहीं किए हैं, अब प्रारंभ करेंगे। तो जब प्रारंभ नहीं हुआ है तो t बराबर मेरा क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। तो इस समय अभिकारक का जो सांद्रता होगा वो तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ होगा, तो हम इसको r0 मान लेते हैं। तो इसको हम लोग बोल देंगे प्रारंभ में सांद्रता, और ये हो जाएगा प्रारंभ में समय।
अब मान लीजिए कि अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ किए हैं, तो t मान लीजिए कि t सेकंड तक हुआ है, तो उसके अभिकारक में कुछ न कुछ तो परिवर्तन जरूर हुआ होगा। तो r का सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है हम लोग मान लेते हैं RT। क्या मान लेंगे? RT। और ये RT को हम लोग बोल सकते हैं t समय पर अभिकारक की सांद्रता। आप एक तरफ से सेशन को देखते चलिए, ठीक ना, एक तरफ से आप लेक्चर को देखिए, आपको एकदम टॉपिक एकदम मक्खन लगेगा, एकदम बहुत मज़ेदार तरीक़ा से आपको समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए, तो अगर हम क्या बोले, t बराबर अगर 0 है तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुआ, तो उसका सांद्रता में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसको R0 मान लिए, यानी प्रारंभ में सांद्रता मान लिए। अब हम लोग मान लेते हैं कि अभिक्रिया आपका प्रारंभ हो गया है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, t यानी कोई सेकेंड पे हो रहा है, तो अब इसकी यहाँ पे जो अब सांद्रता होगा इसको RT मान लिए, तो t समय पे जो अभिकारक की सांद्रता है उसी को RT बोल देंगे, ठीक ना। तो अब हम लोग समीकरण 3 जो अभी जस्ट निकाले हैं उसको यहाँ पे लाके प्रस्तुत करेंगे। तो अभी हम लोग निकाले हैं dr/-k dt, इसको इक्वेशन 3 था। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे कि इसको दोनों ओर समाकलित कर देंगे। क्या कर देंगे? समाकलित, यानी इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब समाकलन का चिन्ह हम लोग जानते हैं इस प्रकार से होता है, dr बराबर हो जाएगा माइनस के को आप बाहर कर दीजिए और इसको dt को समाकलित कर दीजिए, ठीक ना। तो अब यहाँ पे बात उठता है कि इंटीग्रेशन जो होता है आपका दो प्रकार का, एक डेफिनिट होता है, एक इनडेफिनिट होता है। यहाँ पे डेफिनिट वाला का उपयोग करेंगे तो आपका सबसे लोअर मान कहाँ होगा, 0, तो यहाँ पे t के लिए 0 हो जाएगा, और जब सबसे हाई हो जाएगा t, इसके लिए अगर बात करें तो सबसे कम होगा प्रारंभ में सांद्रता और सबसे लास्ट में RT, यानी मैक्सिमम मान और मिनिमम मान, एक मैक्सिमम मान और मिनिमम मान, ठीक ना। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग सब जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन dx है तो इसका x होता है, अगर dy है तो इसका y होता है, अगर z है dz है तो इसका z होता है, ठीक। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए dr है तो इसका जो समाकलन करने के बाद आएगा सांद्रता RT बटे यानी लोअर मान R0 बराबर हो जाएगा k t अपर मान और लोअर मान। तो अब हम लोग सब जानते हैं, अगर इनको माइनस करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, मान रखेंगे यहाँ पे कि मैक्सिमम मान में हम लोग मिनिमम मान को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो हो जाएगा RT माइनस R0 बराबर -k। अब यहाँ पे t हो जाएगा अब -0, तो हो जाएगा -k, t हो जाएगा ये, और ये बन गया RT माइनस R0, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग फिर देखते हैं कि अगर इसको सुसज्जित तरीक़ा से बढ़िया से लिखें तो लिख सकते हैं इसको RT, ये R0 को माइनस है उधर लेके चलिए बराबर का, तो किस में आ जाएगा, प्लस में, तो KT प्लस R0, इसको लिख सकते हैं R0 माइनस KT और RT। चलिए, यही वाला जो आपको इक्वेशन प्राप्त हुआ है यही शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए प्राप्त हो गया। शून्य कोटि का अभिक्रिया का समीकरण, शून्य कोटि का अभिक्रिया का समीकरण यही प्राप्त आपको हो गया, ठीक ना। तो अब हम लोग जो है, आप जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग जो है शून्य कोटि के अभिक्रिया का अर्ध आयु के बारे में बात करेंगे, यानी हाफ लाइफ के बारे में बात करेंगे, आधा जीवन के बारे में बात करेंगे। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग जो है टॉपिक दे देते हैं छोटा सा, शून्य कोटि का अभिक्रिया का अर्ध आयु।
हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग जो है शून्य कोटि के अभिक्रिया का अर्ध आयु ज्ञात करेंगे। तो कुछ नहीं है, तो पहले इसको अगर पूछ दिया परिभाषा के रूप में आप इसको लिखिए तो किस प्रकार से लिखिएगा, अर्ध आयु क्या है। तो आपको लिखना है कि जब अभिक्रिया ठीक आधा पूर्ण हो जाता है, आधा पूर्ण हो जाता है, तो उस समय को अर्ध आयु कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। अर्ध आयु का मतलब होता है कि आपका जो है रिएक्शन आधा पूर्ण हुआ, यानी 50% ही आपका रिएक्शन पूर्ण हो पाया है। तो उस समय जो आपका समय होगा उसी को अर्ध आयु बोल देंगे। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का जीवन काल 80 वर्ष है, ठीक ना, अगर उसका हाफ लाइफ का बात करेगा तो उसमें 2 से भाग दे दीजिए, कितना होगा 40। तो 40 वर्ष में वो जो किया था उसी को हाफ लाइफ बोल देंगे, 40 वर्ष को, ठीक ना। तो अगर इसका सूचक का बात करेंगे तो इसको टी हाफ से सूचित करते हैं, टी हाफ से इसको सूचित करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यही टी हाफ आपको ज्ञात करना है किसके लिए, तो शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो मान लेते हैं कि प्रारंभ में जो रिएक्शन हो रहा है उस समय जो बीत रहा होगा कितना होगा 0 सेकंड, यानी अभी रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं किए हैं। अब प्रारंभ करेंगे तो यहाँ पे सांद्रता जो इसका होगा क्या होगा R0 हो जाएगा। अब ये जो आपका टी है कितना निकालना है, तो हाफ टी निकालना है। तो अब इसको कर देंगे हाफ टी। तो यहाँ पे आपका जो सांद्रता क्या हो जाएगा R, अब बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सांद्रता में भी ना आधा परिवर्तन होगा, रिएक्शन आपका आधे पूर्ण होगा ना, तो R0/2। ये क्या है, प्रारंभ में सांद्रता है, अब यहाँ टी हाफ समय में अभिकारक की सांद्रता है, ठीक। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अभी शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए जो आप निकाले हुए थे इक्वेशन को, समीकरण को, वही समीकरण को यहाँ पे लाके प्रस्तुत कर देंगे। तो अब अभी हम लोग ज्ञात किए हैं कि यहाँ आर टी बराबर होता है R0 - KT होता है, ठीक ना। तो अब ये आर टी कौन होगा, तो टी समय पे हो रहा था, यहाँ पे हाफ टी के लिए होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है इसका मान रख सकते हैं क्या, ये R0। तो R0/2 अब बराबर हो जाएगा R0 - K। और टी को हमको किस रूप में लेना, हाफ के रूप में लेना है, काहे तो आधे रिएक्शन ना हो रहा है आधे समय के लिए ना, तो हम लोग कर देंगे गुना हाफ टी, ठीक ना। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो है आगे अभी जस्ट चलेंगे। ले लिए, चलिए। अब इसको आप ऊपर लेके चलिए, तो हम लोग लिख सकते हैं R0/2 है। अब यहाँ पे R0 देखिए है, बराबर का इस पार लेके आएंगे तो क्या जाएगा -R0। अब बराबर हो जाएगा -KT हाफ हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है निकाल दीजिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 2 R0 माइनस क्या हो जाएगा 2R0 बराबर -KT हाफ निकालना है। तो यहाँ पे जाएगा -R0/2 बराबर -KT हाफ हो जाएगा। हमको यही ना हाफ टी निकालना है, आधा जीवन काल निकालना है। तो हम लोग अब निकाल देंगे, माइनस माइनस काट दीजिए। तो आपके पास क्या बचा
यहाँ पे जो आप देख रहे हैं के क्या है, हाफ टी में गुणा के रूप में है। तो अब यहाँ से आप इसको जो है विस्थापित कर दीजिए, हटा दीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि इसलिए हाफ टी हाफ या हाफ टी अब बराबर हो जाएगा R0/2 के आके 2 में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यही हो गया, यही आपका शून्य कोटि का अर्ध आयु होता है, अर्ध आयु है, अर्ध आयु होता है, यह है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक ना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको शून्य कोटि का अभिक्रिया के बारे में बहुत अच्छा तरीक़ा से समझ में आया होगा। तो आज का सेशन इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।